हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी के सॉल्व कर रहे हैं, तो आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो वैयक्तिक पत्र जो है किनके मध्य लिखा जाता है। ए नंबर कह रहे हैं कि व्यवसायियों के मध्य, बी नंबर सरकारी अधिकारियों के मध्य, सी नंबर सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, डी नंबर करें पाठक और संपादक के मध्य। तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य जो है वैयक्तिक पत्र लिखा जाता है। देखिए, वैयक्तिक पत्र जो है ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहें कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया। कहें कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो है नाम किसने प्रस्तावित किया। कहें कि ए नंबर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी नंबर का है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, आचार्य राम शुक्ल। जो आदिकाल के लिए जो वीर गाथा काल का नाम जो है प्रस्तावित किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? चरण काल कहा था। चरण काल कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था ये? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चरण काल या संधि काल कहा था। और राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने इसे क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। क्या है? सिद्ध सामंत काल कहा था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? इसे आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल की नाम जो है प्रस्तावित किया। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कह रहे हैं कि ऊंट, सूरज, पानी, सोना। तो देखिए, बहुवचन में आपको कौन हमेशा प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा, ऊंट या ऊंट, इसको ऊंट भी कहते हैं। ऊंट, इसे हमेशा क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई जैसे अछत हो गया, और बहुवचन में जो हमेशा प्रयोग होते हैं जैसे अछत हो गया, दाम हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, लोग हो गए, प्राण हो गए। तो ये हमेशा क्या होते हैं? हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन? अछत, दाम, आंसू, दर्शन, लोग और प्राण। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालब्य है। कंठ तालब्य इनमें से कौन है? कहीं छुट्टी है, बड़ा है, औ है या ए है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी चला जाएगा, जो ए है आपका कंठ तालब्य है। ठीक, तो ए और ए ये आपके कौन से हैं? ये कंठ तालब के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। और कंठ से जैसे छोटा हो गया और बड़ा आ गया, तो ये किससे? ये कंठ है, इनको कंठ स्वर हैं। और छोटी और बड़ी, ये कौन से स्वर हैं भाई? तालब्य स्वर हैं। कौन सा? तालब्य स्वर हैं। ठीक, और यहाँ पे ओ देख लीजिए, ओ और औ, ये जो है कंठोष्ठ हैं। कौन से? कंठोष्ठ। ठीक, तो ये याद रखिए। तो ए आपका कंठ तालब्य है, छोटा और बड़ा कंठ है, और छोटी बड़ी तालब्य है, और जो है ओ और जो है स्वर वो क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कह रहे समीक्षा, सामीक्षा, समीक्षा या समक्षा। बताइए कौन सा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी जो है समीक्षा जो है आपका, समीक्षा जो है आपका शुद्ध शब्द है। तो इस प्रकार सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
करें कि सुसुसा, सुसुसा या सुसुसा या सुसुसा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। सुसुसा जो है सही अवर्तनी वाला शब्द है, शेष सभी क्या हैं? सभी और अशुद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, करें मात प्लस रीणाम या मातृ प्लस रीणाम या मात प्लस रीराम या मातर प्लस ई राम, कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी, बी नंबर सही हो जाएगा, मातृ प्लस री राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये किसमें कौन सी संधि है? दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। आइए चलते हैं अगला। अगला है करें कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? करें कि प्रत्याघात होगा, प्रति या घात होगा या प्रति या घात होगा या प्रति आघात होगा? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, प्रत्याघात, ठीक है, प्रत्याघात। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें? धीरे धीरे का समास है, मतलब धीरे धीरे में आपका कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? करें कि द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या द्विगु समास, कौन सा हो जाएगा भाई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव में आपका क्या होता है? आप मूल शब्द में क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा रहता है, इससे आप पहचान लेंगे। देखिए यहाँ योजक चिन्ह यहाँ लगा है, तो ऐसा मत कह देना कि यहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पहला पद या दोनों पद विशेषण होते हैं, या पहला पद और इसका दूसरा पद जो है क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है या दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक। और द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कहें कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो अभी बताया भाई कौन सा हो जाएगा? कहें कि द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, या बहुव्रीहि समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा। चलिए भाई बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, चला जाएगा। अभी बताया था आपको द्विगु समास हो जाएगा। तो पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक। इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखिए इसमें दो पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहें कि अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? अनु उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? कहें कि विवाद, अनुवाद, अधिकारी या अभिकारी, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा, अनुवाद। देखिए अनु जो है आपका उपसर्ग है, वाद आपका मूल शब्द है, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहें कि निम्नलिखित में से किस शब्द में छोटा आ उपसर्ग नहीं लगा? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। चलिए कहें कि आकथ, अभेद, अचूक, अनुज, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर चला जाएगा, अनुज। अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अनुज में कौन सा फिर उपसर्ग लगा है? तो अनु उपसर्ग लगा है। क्या भाई? अनु। आ उपसर्ग ना लग के क्या लगा है? प्लस जा, ठीक। तो अनु उपसर्ग लगा। अगर अनुज में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग लगा है तो अनु उपसर्ग बताएंगे, ठीक। तो डी नंबर में आपका आ उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए और सब में कथ मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग है, चूक मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग है, और भेद आपका मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें कौन सा लुटेरा शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है? मतलब लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए प्रत्यय आपके मूल शब्द के बाद में लगते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एरा। क्या भाई? एरा जो है लुट आपका मूल शब्द हो गया, प्लस एरा आपका उपसर्ग हो गया, तो इसलिए आपका लुटेरा बना, ठीक। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं।
कह रहे हैं कि आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसू का तत्सम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई। कह रहे अच्छी होगा, चक्षु होगा, अश्रु होगा या आंसू होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्रु जो है आंसू का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे आंसू, देखिए। और अच का क्या होता है, अच जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। क्या भी, आंख, आंख जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, और चक्षु का चख जो है इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और चक्षु आपका तत्सम है। ठीक है, और ये आपका शब्द गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने की ऊंट किस श्रेणी का शब्द है, बताइए। कहने की तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है, बताइए कौन सा है। तो ऊंट जो है आपका क्या है, ये एक तद्भव हो जाएगा, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाता है। क्या भाई, ओष्ठ, ओष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि जामुन शब्द का तत्सम रूप है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। कह रहे कि यामुन, यामुण, जम्बू, जम्बूण, कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, जम्बू जो है जामुन का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला, कौन सा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, तद्भव आपसे पूछा गया, तो पंख जो है आपका तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। तो आपका तद्भव जो शब्द है कौन सा, तद्भव पंख का तत्सम क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा। ठीक है, और पृष्ठ का तद्भव क्या होगा, पीठ होगा। क्या भाई, पीठ होगा, क्योंकि पृष्ठ आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, और लज्जा का क्या हो जाएगा, लज्जा, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, लाज हो जाएगा। क्या भाई, लाज। तो लज्जा का तद्भव लाज। ठीक है, लज्जा आपका तत्सम शब्द है। चलिए आगे, तो आप यहाँ ए नंबर सही कर देंगे। देखिए तद्भव पूछा था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, बताइए किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। करें द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा के साथ आएगा। तो क्या होगा, घर, पहाड़, नदी, ये किसके अंतर्गत आएगा, एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। करें कि खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, द्रव्यवाचक पूछा है संज्ञा, तो आपकी संज्ञा जो है सी नंबर सही हो जाएगा। दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में और कौन सी आ जाएंगी, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, तेल। ठीक, तो इस प्रकार ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं भाई। करेंगे निम्नलिखित कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कह रहे कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं वाला आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा। सुंदर जो है संज्ञा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए करें कि मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है, तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, लड़की सिल रही है। इसमें आपका सकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है, और जो है आपका और अन्य में जो है आपका अकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो भर आपको रेखांकित शब्द पहचानना है। कह रहे संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या समुच्चय बोधक अव्यय है, कौन हो जाएगा भाई, कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय है। तो रात भर जो है जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो भर आपका यहाँ संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि
अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए कहीं कमल है, गुलाब है, कल्प वृक्ष है या केवड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अरविंद का जो पर्यायवाची है वो कमल हो जाएगा। और देखिए इसके पर्यायवाची जैसे जलज भी इसको बोलते हैं, कमल के पर्यायवाची जलज, पंकज भी बोलते हैं, पंकज भी, नीरज भी, नीरज अगर यही नीरज होता तो बादल हो जाता, ठीक है, नीरज, अंबुज, अंबुज, सरोज, ठीक है। तो जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज ये जो है कमल के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए भी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कहने कौमुदी के हैं, सौदामिनी के या कुमुदनी के या कुमुद कला के। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा सही, कुमुदनी के, ठीक है। तो यहाँ कुमुदनी के जो हैं कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया जो हैं पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। करें कि अपहरण का विलोम है, अपसरण, अपसरण का विलोम है, बताइए कौन सा हो जाएगा? करें कि अभिसरण है, अवसरण है, शरण है या उपसरण है, कौन हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अपसरण का विलोम जो है अभिसरण होता है, ठीक। नेक्स्ट है कहने कि तिमिर शब्द का विलोम बताइए। तिमिर, तिमिर माने क्या होता है? अंधेला। क्या भाई? तिमिर मतलब अंधेला, तो इसका आपको विलोम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? कहने कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, आलोक, ठीक है। तो तिमिर का विलोम क्या होता है भाई? आलोक या प्रकाश। देखिए रंगीन का विलोम क्या होता है? रंगहीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि नीति का विलोम बताइए। नीति का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा, अनीति। नीति का विलोम अनीति होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कहने की तैरती चलती है, तैरती चलती है इसलिए नाव को स्पेस कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? कहने की तरणी आएगा, तरणी आएगा, तरुणी आएगा या तरुणी आएगा, बताइए भाई कौन सा इसमें आएगा? तो नाव को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा रिक्त स्थान में भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, तरणी को ही नाव कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं। तो तैरती चलती है इसलिए नाव को हम क्या कहते हैं? तरणी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही भर देंगे, ऑप्शन सही यहाँ भर देंगे। और देखिए तरणी, तरणी का अर्थ क्या होता है? यहाँ इसका सूर्य होता है, क्या भाई? सूर्य होता है। और तरुणी का अर्थ क्या होता है? युवती होता है, क्या भाई? युवती, ठीक है, युवती। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहने की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का भी सम्मेलन का स्पेस स्वयं में बड़ा काम है। कहने की आयोजन, संगठन, प्रयोजन, आरक्षण। तो यहाँ आपको भरना है, बताइए भी क्या भरेंगे यहाँ? करें कि आयोजन, संगठन, प्रयोजन, आरक्षण। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ठीक है। तो यहाँ आप ए नंबर सही भर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है, बताइए तो कौन सा हो जाएगा? करें कि अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। चलिए बताइए भाई तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। आगे देखिए, और देखिए अपरिमित किसे कहते हैं? जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसे हम अपरिमित कहते हैं। आगे देखिए, कहने की तैरने की इच्छा को कहते हैं, बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन चुनिए। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, तितीर्षा। क्या भाई? तितीर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने की उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए भी कौन सा हो जाएगा इसमें? कहने की भ्रम को दूर करना या किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना या अंधकार दूर करना। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, भ्रम को दूर करना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कह रहे हैं कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, कौन सा हो जाएगा? देखिए, नाक का अर्थ होना का मतलब बहुत अधिक प्यारा होना, ठीक है। कह रहे हैं कि शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, या अकारण प्रिय होना, या दरिया दिल होना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखिए, जो इसका अर्थ होता है नाक का बाल होना का बहुत अधिक प्रिय होना, तो इसके मिलते जुलते आपको सी नंबर ही सही दिख रहा है, अकारण प्रिय होना, ठीक। तो यही आप सी ऑप्शन लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक पथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना एक तीर से दो काम, तो बताइए। कह रहे हैं कि एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, या एक ही काम से दो लाभ होना। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? बताइए भाई, सरल वाक्य कौन सा? नहीं वाला आपसे पूछा है, ठीक है। नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले में बहुत गलती होती है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, या इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। चलिए, कौन सा हो जाएगा भाई? तो सरल वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि या व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका सरल वाक्य है, और ये आपका डी नंबर जो है आपका सरल वाक्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं? कह रहे कि मिश्र वाक्य कहते हैं, या संयुक्त वाक्य कहते हैं, या सरल वाक्य कहते हैं, या प्रश्नवाचक कहते हैं। परिभाषा ही आपसे पूछ लिया है वाक्य न देकर। चलिए, तो क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि तुमको मुझे पढ़ाना है। चलिए भाई बताइए, सही इसका अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो बताइए भाई, शुद्ध यहाँ का क्या हो जाएगा? शुद्ध इसका तुमको के दरे पे क्या हो जाएगा? हमको मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर में आपका एरर हो जाएगा, ए नंबर में एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपको। क्या हो जाएगा भाई? आपको। तो सही से वाक्य हो जाएगा, आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं? कहें कृतवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या संयुक्त वाच्य। तो वाच्य आपके तीन प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चलिए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए किसके अनुसार कहा है? वाक्य में, जिस वाक्य में देखिए कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म आया तो कर्मवाच्य, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कृतवाच्य में परिवर्तन आया तो कृतवाच्य आप लगा देते। चलिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, या अधिकरण कारक है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, कर्म कारक है। क्या भाई? कर्म कारक है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो यहाँ क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कर्म कारक क्यों होगा? क्योंकि कर्म कारक जो है कपड़ा का संबंध कर्म से हो रहा है, ठीक है। देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक बताइए। चलिए भैया, तो आसान क्वेश्चन है। जहाँ किसी वस्तु का अलगाव होता है उस कारक को हम क्या कहते हैं? बताइए। तो क्या कहते हैं? तो बी नंबर सही हो जाएगा, अपादान कारक कहते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहें कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। करें तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, तेजस्वी। तो ये है आपका कौन सा है? तेजस्वी जो है पुल्लिंग शब्द है, और सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है शेष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। कौवा के पहले क्या लगाएंगे? मादा लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? मादा लगाने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक। जैसे मादा तोता आप कहते हैं, ठीक है, मादा चीता कहते हैं। तो ये जो है कौवा के आगे स्त्रीलिंग का निर्धारण के लिए आप कौवा के आगे पहले क्या लगाएंगे? मादा शब्द लगाते हैं, ठीक। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है?
ठीक है। आसन्न भूतकाल, तो भूतकाल के भेद जो हैं आपके 6 होते हैं। बताइए कौन सा आसन्न भूतकाल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था। ठीक है। ए नंबर में तो हेत है तो मधुभूत भूतकाल है। ठीक। तो बी नंबर में वही तो आपको वह आया था। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, इसमें आपका कौन सा है? यहाँ पर आसन्न भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है? जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही पूर्ण हुई हो, उसी को हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम खाया है तो मतलब अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है। अगला देखो, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। चलिए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा, परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। अगला है कह रहे हैं कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। बताइए भी अशुद्ध कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? देखिए अनुसांगिक सही है आपका, आध्यात्मिक सही है, दायित्व तो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। तो ये ऐतिहासिक होता है। क्या भाई? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है। तो यहाँ पे आपका छोटी ई आ जाने के कारण क्या है? गलती है। ठीक है। छोटी की तरह पे ऐ होगा। ठीक। ऐतिहासिक होता है और सब शुद्ध है। ठीक है। सी अशुद्ध है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? कह रहे हैं कि अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से या ब्रज भाषा से। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? बताइए भी कौन सा है पैशाची बोली से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, पंजाबी। क्या हो जाएगा? पंजाबी जो है या जो है संबंध जो है अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए जैसे राजस्थानी है, गुजराती है, राजस्थानी और गुजराती जो है ये इनका विकास किससे हुआ है? सौर सेनी से। कौन भाई? सौर सेनी से। सौर सेनी से, सौर सेनी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है। तो इनका विकास राजस्थानी और गुजराती का। और बंगाली का विकास किससे हुआ है? बंगाली का विकास जो है मगधी अपभ्रंश से। क्या भाई? मगधी, मागधी है, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कहने कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद बताइए होगा। कहें शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन या विवरण। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद शपथ पत्र हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला है कह रहे कि एज मेंशनड देयर इन स्पेस का हिंदी में अनुवाद बताइए। देखिए मेंशन करें जैसा कि उसमें उल्लेख। देखिए मेंशन माने क्या होता है? उल्लेख करना। और देखिए नीचे वाले कोई वर्ड में उल्लेख नहीं। तो अगर ऐसे आप एलिमिनेट कर देंगे तभी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिल जाएगा। तो देखिए एज मेंशन, मेंशन माने उल्लेख करना। देखिए नीचे किसी कहीं उल्लेख नजर नहीं आ रहा, तो आगे कहीं में आपको उल्लेख आ रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द चुनना है। इसमें आपको प्रतिनिधि का शुद्ध शब्द चुनना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।